डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का आज 5th लेक्चर देखेंगे एलिजेंट माइंड्स में। हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देख लिया है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड हम लोग देख चुके हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड के अलावे जो दूसरा मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, उसको समझेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड देखेंगे। हम लोग अलजेब्रिक मेथड देखेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अलजेब्रिक मेथड देखेंगे। अच्छा, ये सबसे पहले ये समझना होगा कि अलजेब्रिक मेथड, अभी तक जो हम लोग ग्राफिकल मेथड देखे थे, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन आता है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है। लेकिन अलजेब्रिक मेथड में भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, लेकिन अलजेब्रिक तरीके से उसको फाइंड करेंगे। अच्छा, ग्राफिकल मेथड का कुछ ड्रॉबैक भी है। जैसे कि मान लेते हैं आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपने ग्राफ ड्रॉ किया, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, और आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जो कि कुछ इस प्रकार से था आपका। अब ये जो पॉइंट है यही सॉल्यूशन होगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया। लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये इंटीजर है, मान लेते हैं 1 है, 2 है, या -3 है, 4 है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट 2, -3 आया, तो आप इजीली इसको ग्राफ से देख सकते हैं। या 5, -6 आया, तो आप आराम से इसको ग्राफ पे देख के पता कर सकते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पे तो सभी रियल नंबर्स मौजूद रहता है ना। तो मान लेते हैं कभी आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो √3 मिला। हम जानते हैं √3 रियल नंबर है, वो भी इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। जबकि √3 जो है वो आपका कैसा रियल नंबर है? या √2 मिला मान लेते हैं, तो √2 जो है आपका इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है तो इसको आप ग्राफ पे फाइंड, इसका लोकेशन करना मुश्किल है। आप देख के ग्राफ नहीं बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन √2 होगा या √3 होगा या 1.7632। ये अगर मान लेते हैं सॉल्यूशन आ रहा हो किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो आप उसको ग्राफ से कैसे देख के पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं पता। या मान लेते हैं 7/5 आया आपका एक्स का वैल्यू ग्राफ पे, तो इसको आप कैसे पता करेंगे? ये बहुत ही मुश्किल है, फाइंड करना डिफिकल्ट है। ठीक है। तो इस केस के लिए हम लोग दूसरा जो मेथड है इसका, वो यूज करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं, और इसीलिए हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड में भी दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। तो हम दोनों मेथड को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ये मेथड क्या कहता है? ये अलजेब्रिक मेथड है। ये क्या कहता है कि जैसे मान लेते हैं हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ये है और एक ये है। लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन अगर हमको फाइंड करना हो तो ग्राफ के हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन कुछ इंटीजर नहीं हो, इंटीजर के अलावे कुछ हो, तब उस केस में हम ग्राफ पे इसको देख के पता नहीं कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये होगा। एग्जैक्ट नहीं बताना, मुश्किल हो जाएगा। जैसे 4/13 आ गया सॉल्यूशन, या 1/19 आ गया, इस केस में आप ग्राफ से देख के इसको पता नहीं कर पाएंगे।
तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके यहाँ पे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता कैसे है, काम कैसे करता है, जैसे देखते हैं हम लोग। जैसे हमारा ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को निकालेंगे और उस वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जो हमारा ये सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन सॉरी, यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 3 तो राइट हैंड साइड में था ही, -2y को भी हम राइट हैंड साइड में ले गए, तो इसको रीअरेंज कर दिए, तो ऐसा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। अब x इक्वल टू 3 - 2y जो आया, x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू क्या है, 3 - 2y है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे x के प्लेस पे। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके वैल्यू को, सेकेंड इक्वेशन से जो x का वैल्यू आया इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अगर सब्सटीट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 7x - 15y इक्वल टू 2 था। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 तो वैसे ही रहेगा और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ये आया था, तो x के प्लेस पे हमारा 3 - 2y आ जाएगा। ठीक है, अब 7x तो हमने यहाँ पे लिख लिया, बाकी जो बचा हुआ है ये 15y, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद इक्वल टू 2। ये जो था हमारा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने ऐसे कर लिया, और यहाँ पे x का वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो सेकेंड इक्वेशन से किया है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा ये, -14y आ जाएगा ये, ठीक है, और -15 y आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आ रहा है हमारा। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन है इसमें एक ही वेरिएबल है, अब एक अगर वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो, तो वहाँ हम उस वेरिएबल का इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आया है ना, हाँ, ये -14y और -15y इक्वल टू -29y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 था राइट हैंड साइड, इसको इधर ही रखे हैं हम, और इस कांस्टेंट को 21 को हम राइट हैंड साइड लेते गए। ठीक है, अब अगर इसको फर्दर और हम सॉल्व करें तो -29y इक्वल टू -19 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम y का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो क्या निकल के आ रहा है, -19/29 ये निकल के आ रहा है, और इसी को -29 आ रहा है, तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 19/29 ये हमारा y का वैल्यू निकल के आ गया। ये अब एक वैल्यू निकल के आ गया y का, अब इसको चाहें तो हम फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर दें तो x का वैल्यू निकल जाएगा, या फिर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो निकल जाएगा। हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमको x का वैल्यू चाहिए था ना, तो x तो हम ऑलरेडी यहाँ पे ये लिख चुके हैं, तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 -2, और y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, y का जो हमको वैल्यू मिला 19/29, तो 19/29 यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये सॉल्व हो के आया है, तो x का वैल्यू आपको ये मिल गया, y का वैल्यू ये मिल गया। अगर इसको आप ग्राफिकली सॉल्व करते तो सोचिए कितना डिफिकल्ट था x और y का वैल्यू निकालना, बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हम लोग जैसा हमारा प्रॉब्लम रहेगा, जैसा हमारा सिचुएशन रहेगा, उसके हिसाब से हम ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, और एक और मेथड है आपके बुक में एलिमिनेशन मेथड, उसको भी यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लिया होगा, और हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे कि इस एग्जाम्पल 5 को हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन,
Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. ठीक है. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है. Represent the situation algebraically and graphically by the method of substitution. ये सॉल्व करने तो नहीं बोल रहा है. ये यहाँ पे एक सिचुएशन है ऐसा. ये सिचुएशन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. इसको अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमको समझ में आ रहा है तो इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. क्या है? 7 years ago I was 7 times as old as you were then. ठीक है. थोड़ा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ये प्रॉब्लम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन इसका नहीं है. सॉल्यूशन इसमें करने के लिए नहीं बोला गया है. ओल्ड आफ्ताब डॉटर ऑफ. ठीक है, इसमें सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है. इन ए शॉप सो द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल. हाँ, ये इंटरेस्टिंग है. ये सॉल्व करने में इजी होगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं अभी. ठीक है. क्या बोल रहा है? इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज़. ये दिया हुआ है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट 9 रुपीज़ है. एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर. ये डे टू डे लाइफ में आपको ऐसा सिचुएशन कभी न कभी जरूर मिला होगा. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बी एक्स, ऐसे लिखते थे. ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इस तरह से रिलेटेड बोले हैं कि इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है. लेकिन देख लेते हैं, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है. इसको डिटेल में. लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज एक्स. ये हम मान लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज एक्स हमने लेट कर लिया. और उसी तरह इरेजर का हमने कॉस्ट वाई लेट कर लिया. इरेजर का कॉस्ट हमने वाई लेट कर लिया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए देखिए क्या है यहाँ पे. 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट 9 है. तो एक पेंसिल का कॉस्ट x था, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट 2x हो जाएगा. और 3 इरेजर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा. और ये दोनों कॉस्ट मिला के कितना आ रहा था मेरा? 9 आ रहा था. 9 रुपीज़ आ रहा था. तो ये एक इक्वेशन बन गया हमारा. उसी तरह से फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर. 4 पेंसिल 4x हो जाएगा प्लस 6 इरेजर जो का कॉस्ट है वो 18 है. तो ये हमारा 2 इक्वेशन आ गया. अब हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकाल सकते थे. ये हम ग्राफिकल मेथड में भी इस प्रकार से कुछ देखे थे और उसको सॉल्व किए थे. लेकिन ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग इसलिए है ना कि अभी आपको समझ में आएगा. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, आप ग्राफिकल मेथड से इसको जाइए. आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन जो है कोइंसिडेंट लाइन है. कोइंसिडेंट लाइन कैसे है? क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशन है सेम ही इक्वेशन है, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है. देखिए 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 18 हो गया. ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये भी रिवाइज करते चल रहे हैं हम. A1/A2 जो है इक्वल टू B1/B2 है, और यही इक्वल टू C1/C2 के इक्वल है. ये तीनों कोफिशिएंट इक्वल है इसमें. और इस तरह के केस में क्या हमारा सॉल्यूशन हुआ करता था? लाइन कोइंसिडेंट हो जाता था और इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन आता था हमारा. कोइंसिडेंट लाइन यही था ना, यही हम लोग पढ़े हैं. कोइंसिडेंट लाइन ये हो जाएगा. कोइंसिडेंट लाइंस, इसका जो ग्राफ बन के आता था कोइंसिडेंट लाइन बन के आता था, और इसका क्या होता था? मैनी सॉल्यूशन हो जाता था. यही था ना, मैनी सॉल्यूशन. ठीक है.
तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो रिवीजन था, बस ये समझाने के लिए था आपको। यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करना चाहें तो इसमें से देखिए आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें से नहीं, इसमें देखिए फर्स्ट वाले में देखिए, इसको हम लोग 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। इस 3y को हम राइट हैंड साइड लेते गए, और x अगर हमको लिखना हो x इक्वल टू, तो यही आएगा, देखिए 9 माइनस 3y अपॉन 2 नीचे आ गया, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया, इस फर्स्ट इक्वेशन से ये आ गया। और इस x के वैल्यू को हम अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, इस x के वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें इसमें, तो इसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा काम करता है। तो x और y का वैल्यू निकल के आना चाहिए था, तो ठीक है पुट कर देते हैं हम। हमारा सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, तो 4 तो 4 ही रहा, यहाँ पे देखिए 4 ही रहा, और x के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस 3y माइनस 2, तो 9 माइनस 3y बाई 2 लिख दिया यहाँ पे, 4 इंटू दिस प्लस 6y इक्वल टू 18। अब अगर यहाँ से आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 4 को कैंसिल कर दिया इसने, तो ये 2 आ गया, तो 2 फिर ये मल्टीप्लाई होगा 18 हो गया, और माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18 इक्वल टू 18 आ गया, जो कि ट्रू तो है, ये फॉल्स नहीं हो रहा है, लेकिन आपको x और y का वैल्यू मिला क्या, x और y का वैल्यू मिला क्या, या फिर आप ऐसे बोल रहे हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला आपको, नहीं मिला। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइन जो था हमारा कोइंसाइड कर रहा है, सेम लाइन आ रहा है, सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसका तो कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन इसका आता था, मैनी सॉल्यूशन इसका होता है। अगर लाइन कोइंसिडेंट हो जाए, कोइंसाइड कर जाए या कोइंसिडेंट हो जाए, तो उस केस में हमारा मैनी सॉल्यूशन आता था। इसीलिए यहाँ पे एक्स और वाई का आपको कोई वैल्यू मिला नहीं, क्योंकि ये हर एक एक्स और वाई वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड है, ये 18 इक्वल टू 18 होगा ही होगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लें, जैसे कि हम यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक वैल्यू कोई ले लेते हैं, 2x प्लस 3y है ना, तो x इक्वल टू 2 ले लेना, 3 ले लें तो 6 हो जाएगा। हाँ आप यहाँ पे ले लीजिए x इक्वल टू 3 ले लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल टू अगर 3 ले लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, और y इक्वल टू आप 1 ले लीजिए, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है हमारा पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन का जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन है, जो इस इक्वेशन पे पॉइंट होगा वो सभी पॉइंट इस इक्वेशन पर भी होगा, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस है। तो ये x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1 जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आप देख लीजिए, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट, और y इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। देखिए 18 आ गया, 18 इक्वल टू 18 आ गया। तो मतलब जो हमारा एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वैल्यू, वो दूसरे इक्वेशन को भी करेगा। और ये ग्राफिकली भी हम जानते हैं कि अगर सेम ही लाइन है, दोनों लाइन का जब ग्राफ बनाए हैं, तो जब सेम ही लाइन है तो एक लाइन पे जो पॉइंट होगा वो दूसरे लाइन पर भी होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से था, और इसका इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा आपका रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, रेल्स आपने देखा ना, इस पे ट्रेन चलती है, ऐसा रहता है, ऐसा बीच बीच में ऐसे ऐसे रहता है, इसी पे ट्रेन चलता है। तो ये जो रेल्स है इसको एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये माना गया है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, रेल्स जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये फर्स्ट रेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये इक्वेशन सेकेंड है ये सेकेंड रेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये पता करना है कि विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या कहीं पे ये इंटरसेक्ट करेगा। मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का
ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन होगा तब तो वो इंटरसेक्ट करेगा, क्रॉस करेगा मतलब इंटरसेक्ट करेगा। अगर क्रॉस कर जाता है ये दोनों रेल तो इंटरसेक्ट कर जाता है, ठीक है। और अगर ये दोनों क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, दोनों पैरेलल होगा। और पैरेलल किस केस में होता था, हमारा कोफिशिएंट जो हम लोग पढ़े थे a1 अपॉन a2 ऐसा कुछ था, इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऐसा कुछ था, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 ऐसा ही था ना कंडीशन। तो यहाँ पे ये मैच करके देख सकते हैं। और अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना चाहें तो क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाने के लिए क्या करेंगे कि हम जैसे ये हमारा एक इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, इसको हमने क्या किया कि x को सेपरेट कर लिए हम। तो x को अगर सेपरेट करेंगे तो ये -4 जो है राइट हैंड साइड चला गया, 4 आ गया, और +2y जो है वो -2y बन गया दूसरे साइड जाके। तो x का वैल्यू यहाँ से ये निकल के आया, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 के प्लेस पे 2 ही रहेगा और x के प्लेस पे ये वैल्यू आ गया, +4y -12 इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 मिलेगा आपको, और ये क्या मिलेगा 4y मिलेगा, +4y मिलेगा, -12 मिलेगा, इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद 8 4y +4y -12 इक्वल टू 0। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जा रहा है, ये -4y और 4y ये दोनों तो कैंसिल हो गया टर्म, तो बचा क्या 8 -12 इक्वल टू 0 बचा। ये क्या हो गया, यहाँ पे तो वेरिएबल कुछ रहा ही नहीं। यहाँ पे देखिए यही हो गया है ना, 8 -12 इक्वल टू 0। और इसको अगर आप इक्वेशन के तौर पे देख के अगर चलते हैं तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ, -4 इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऐसा जब ये नहीं हो सकता है इसका मतलब क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि ये जो दोनों रेल था हमारा, ये जो दोनों रेल था ये कहीं पर भी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ग्राफिकली तो हम लोग इसको समझ चुके हैं कि ये पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन है कि नहीं वो आपको हम करके दिखा देते हैं। आप ग्राफिकली अगर जाना चाहें तो पैरेलल लाइन के लिए a1 अपॉन a2 यही था ना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन के लिए यही था हमारा कंडीशन। तो आप देख लेते हैं a1 अपॉन a1 का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 अपॉन a2 क्या है हमारा 2 है, ठीक है। और b1 क्या है हमारा 2 है, y का कोफिशिएंट 2 है, और b2 क्या है हमारा 4 है, ठीक है। और c1 क्या है हमारा, c1 -4 है, और c2 क्या है हमारा -12 है। अब देखते हैं ये कौन कौन इक्वल हो रहा है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये लाइन पैरेलल है, ऐसे ग्राफिकली भी हमको पैरेलल लाइन दिख रहा है, ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाते हैं तो उस केस में भी हमारा ये जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन जो है वो विल नेवर क्रॉस ईच अदर, रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। और अगर अदर वर्ड में आप बोलना चाहें तो इसको पैरेलल बोल सकते हैं, रेल्स आर पैरेलल। यही है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ग्राफिकल मेथड से हम समझ चुके हैं, एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ा तो हम आपको ग्राफिकल मेथड का भी रिवाइज करते चलेंगे और उससे भी इसको रिलेट करते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thanks for watching Elegant Minds.